हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। सबसे पहला सर्कुलर है हमारा रिलेटेड टू मास्टर डायरेक्शंस ऑन रीपरचेज ट्रांजैक्शंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या जानते हैं, रैपो के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम रैपो के थ्रू कोई पैसा उधार लेते हैं तो बदले में हमें कोई चीज कोलेटरल के फॉर्म में गिरवी रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज हम कोलेटरल के फॉर्म में गिरवी रखते हैं उसमें एक सिक्योरिटीज को और इंक्लूड किया गया है, और वो कौन सी है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब आप म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को गिरवी रख के बदले में पैसे उधार ले सकते हो थ्रू रैपो। तो ये है पूरा मास्टर सर्कुलर। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम रैपो की। रैपो क्या होता है, ठीक है। तो ज्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, शॉर्टकट में बात करेंगे। बाकी आपने डीप में समझना है तो आप बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस देख सकते हो, वहां पे हमने पूरा डीप में समझा है। तो रैपो का मतलब क्या होता है, रीपरचेज एग्रीमेंट। मतलब एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है, जहां पे आप क्या करते हो, सिक्योरिटीज गिरवी रखते हो और बदले में पैसे उधार लेते हो दूसरी पार्टी से। और वहां पे आप एक एग्रीमेंट करते हो कि जैसे टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा हम आपके पैसे वापस कर देंगे और अपनी सिक्योरिटीज वापस खरीद लेंगे आपसे। तो ये होता है आपका एक तरीके का क्या, रीपरचेज एग्रीमेंट। कि आज जो हम सिक्योरिटीज गिरवी रख रहे हैं वो थोड़े टाइम बाद हम वापस आपसे खरीद लेंगे और आपको पैसे विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे। तो ये होता है आपका रेपो। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज कौन सी आप गिरवी रख सकते हो। तो पहले था कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते थे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रख सकते थे, फिर कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डेट ईटीएफ्स, इन सबको आप कोलेट्रल की फॉर्म में गिरवी रख सकते थे और पैसे उधार ले सकते थे। अब यहाँ पे एक नई सिक्योरिटी को भी इंक्लूड कर दिया है, वो कौन सी है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब आप म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को भी गिरवी रख सकते हो और बदले में पैसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा मास्टर डायरेक्शंस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पैसे उधार कौन देगा। पैसे वो एंटिटी उधार देगी जिसके पास अबंडेंट में पैसा है, जिसके पास काफी ज्यादा पैसा है, सरप्लस में फंड है। वो क्या बनेगा, लेंडर बनेगा। वो क्या करेगा, पैसे उधार देगा। और बोरोवर कौन होगा, जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको लिक्विडिटी की नीड होगी, वो क्या बनेगा, बोरोवर, ठीक है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बड़ी लेंडर आरबीआई हो। आरबीआई के अलावा भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्या कर सकते हैं, आपको पैसे उधार दे सकते हैं। कौन कौन पैसा उधार दे सकता है आपको, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज होगी, एआईएफआईज हो गए, ठीक है, फिर आपके लिस्टेड कंपनीज हो गई। वो सब क्या कर सकती हैं, आपको पैसे उधार दे सकती हैं। आपसे सिक्योरिटी कोलेटरल की फॉर्म में गिरवी रखवा लेंगी और बदले में आपको पैसे उधार दे देंगी। तो इसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, मिनिमम 1 डे और मैक्सिमम 1 ईयर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की वैलिडिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 1 ईयर की। तो इसका टेन्योर कितना हो जाएगा, मिनिमम 1 दिन के लिए आप पैसा उधार ले सकते हो और मैक्सिमम कितने दिन के लिए ले सकते हो, 1 साल के लिए, क्योंकि ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की मेच्योरिटी मैक्सिमम कितने की होती है, 1 साल की। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात होगी कि यहाँ पे क्या है, एक पार्टी जो है, समझ लो पार्टी ए, वो क्या कर रही है, कोलेट्रल के फॉर्म में सिक्योरिटीज गिरवी रख रही है और पार्टी बी से पैसे उधार ले रही है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये आप कहाँ पे करोगे। तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का यूज करके ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप आरबीआई के जो ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसे हम ईटीपी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये आरबीआई ऑथराइज्ड होते हैं, इन पे आप ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकते हो। तीसरा, ओटीसी प्लेटफॉर्म, ओवर द काउंटर। ओटीसी प्लेटफॉर्म में क्या होगा, दो पार्टीज, जैसे समझ लो एसबीआई और पीएनबी, आपस में मीटिंग करेंगे, एक जगह आके आपस में मीटिंग करेंगे। पीएनबी बोलेगा मेरे पास ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं, मेरे पास ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, इनको आप रख लीजिए और बदले में हमें पैसा उधार दे दीजिए 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद हम आपसे ये इंस्ट्रूमेंट्स वापस परचेज कर लेंगे और ये आपको पैसा वापस कर देंगे और अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेंगे आपसे। तो ये होता है आपका ओवर द काउंटर, ओटीसी जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज आपस में मिलती हैं और आपस में डील कर लेती हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप ये ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। दो पार्टीज ट्रांजेक्शन कर सकती है, एक जो अपनी सिक्योरिटीज गिरवी रखेगी, दूसरा जो पैसे उधार देगी, ठीक है। तो उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगी ये तीन प्लेटफॉर्म से हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करके पैसा उधार ले सकते हो। पर यहाँ पे क्या है, जो भी प्लेटफॉर्म का आप यूज करोगे उसकी रिपोर्ट आपको 15 मिनट के अंदर आरबीआई के पास सबमिट करनी पड़ेगी।
अब यहाँ पे क्या बोला आरबीआई ने कि अगर आप कोलेट्रल की फॉर्म में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख रहे हो, कोलेट्रल की फॉर्म में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख रहे हो, तो उसकी रिपोर्ट आपको कहाँ करनी पड़ेगी? CROMS। CROMS एक प्लेटफॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है क्लियर कॉप रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। ठीक है, ये आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब आप गिरवी रख के पैसा उधार ले रहे हो, उसकी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आपको कहाँ सबमिट करनी है? CROMS। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा आप कोई भी चीज गिरवी रख रहे हो, चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो गया, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए आपको कहाँ अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करनी है? CROMS में। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा आप कोई भी सिक्योरिटी को गिरवी रख रहे हो कोलेट्रल की फॉर्म में, उसकी रिपोर्ट आपको कहाँ करनी है? एफ ट्रैक में। एफ ट्रैक प्लेटफॉर्म पे आपको वो उसकी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब यहाँ पे बात आती है हेयर कट की। हेयर कट क्या होता है बेसिकली, कि जो अमाउंट का आपका बॉन्ड होगा उसमें से आपको कुछ पैसे कम मिलेंगे। हेयर कट का मतलब ये होता है, मतलब जो भी आपकी मार्केट वैल्यू होगी बॉन्ड की, उससे आपको कुछ पैसे कम मिलेंगे। और वो क्या, जितने पैसे कम मिलते हैं, जितना परसेंटेज कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हेयर कट। ये हेयर कट हम किस लिए रखते हैं? हेयर कट इसलिए रखते हैं क्योंकि आज जो बॉन्ड की वैल्यू है, कल को अगर मार्केट फ्लक्चुएट करी, मार्केट डाउनवर्ड्स गई, तो उस बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। और समझ लो उस टाइम आपने अगर पूरे पैसों उधार दे दिए हैं और आज अगर बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई, तो आप मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो ये एप्लीकेबल बेसिकली किस पे है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे 2%, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे 2%, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे 1.5%। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जनरली क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट होती हैं। अब मतलब क्या है इसका? सपोज एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी मतलब क्या समझ लो, पीएनबी है। पीएनबी ने क्या किया, एक आपका कॉरपोरेट बॉन्ड रख लो या म्यूनिसिपल बॉन्ड रख लो, ठीक है। इसने क्या किया, 100 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो एसबीआई के पास गिरवी रख दिए, ठीक है, कोलेट्रल की फॉर्म में। अब क्या एसबीआई ने जब 100 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स गिरवी रखे अपने पास, तो पीएनबी को पूरे 100 करोड़ रुपए दे देगा? नहीं, ये यहाँ पे हेयर कट यूज करेगा। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे हेयर कट कितना है? एटलीस्ट 2% का, मतलब 2% का आपको हेयर कट रखना ही रखना है। उससे ज्यादा भी रख सकते हो। 2% मतलब 100 करोड़ का 2% कितना हुआ? 2 करोड़। तो एसबीआई पीएनबी को कितने पैसे देगा? 98 करोड़ रुपीस। 2 करोड़ का इसने क्या कर दिया? हेयर कट रख दिया। अब ये क्यों किया? कि आज जो ये हमारे को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स उधार के रूप में हमारे पास सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रख रहे हैं, इनकी वैल्यू आज की डेट में 100 करोड़ है। पर कल को अगर मार्केट फ्लक्चुएट कर गई, मार्केट अगर नीचे को गिरी, शेयर मार्केट गिर गई, तो ये जो 100 करोड़ के बॉन्ड्स हैं इनकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर हमने इनको 100 करोड़ के बदले 100 करोड़ रुपया दे दिया और कल को मार्केट फ्लक्चुएट हो गई, और ये जो इन्होंने हमारे को बॉन्ड्स गिरवी रखे थे, इनकी वैल्यू 100 करोड़ से गिर के 99 करोड़ हो गई, और पीएनबी डिफॉल्ट कर गया पैसे देने में, तो अगर हम ये बॉन्ड्स जो हमने सिक्योरिटी के रूप में अपने पास गिरवी रखे हैं, इनको मार्केट में बेचने जाएंगे, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे? 99 करोड़। हमने पीएनबी को कितने दे रखे थे? 100 करोड़। तो हमारे को 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा। इसलिए हम पहले से ही क्या करते हैं? हेयर कट बना के रखते हैं। पहले से ही हम कुछ पैसे कम देते हैं उनको, ताकि अगर कल को मार्केट फ्लक्चुएट कर भी गई और हमें बॉन्ड्स बेच के अपने पैसे रिकवर करने भी पड़े, तो हमारे को हमारी पूरी रिकवरी मिल जाए बॉन्ड्स बेच के। इसलिए ये हेयर कट एप्लीकेबल होता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे हेयर कट कितने का होगा? 2% का एटलीस्ट। एंड कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पे कितने का होगा? एटलीस्ट 1.5% का। ठीक है, अब यहां पे बस एक चीज और बची है। वो क्या है आपका, कि जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स है या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, इनको गिरवी रख के अगर आप पैसा उधार लेते हो, तो वो उसके अगेंस्ट आपको सीआरआर और एसएलआर भी मेंटेन करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रख के पैसा उधार लेते हो, तो उसके अगेंस्ट आपको सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब सीआरआर एसएलआर क्या होता है, ये भी अगर आपने डीप में पढ़ना है, तो आप बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जाके आप हम वहां पे ये चैप्टर देख सकते हो। वहां पे हमने डीप में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है। तो देखो, मैं दो ऑप्शन रखता हूँ, दो चीज रखता हूँ आपके सामने सिनेरियो। एक, कि एक जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, समझ लो आपका यूको बैंक। यूको बैंक ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल की फॉर्म में रखा और पैसे उधार लिए, समझ लो एसबीआई से, किसी से भी, कोई भी बैंक से पैसे उधार ले रही है। दूसरा सिनेरियो रखता हूं मैं आपका,
कि ये जो यूको बैंक है, इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जगह कॉरपोरेट बॉन्ड्स रख लो या फिर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स रख लो, ठीक है, या कमर्शियल पेपर्स वगैरह रख लो, इनको कोलेटरल की फॉर्म में रखा और पैसे उधार लिए एसबीआई से। ये दो सिनेरियो है। एक एक में कोलेटरल क्या रखी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और दूसरे में कोलेटरल क्या रखा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रख लो या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स रख लो या कमर्शियल पेपर्स रख लो या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रख लो, ठीक है, वो कोलेटरल की फॉर्म में रखा। अब सपोज यूको बैंक ने पैसे उधार लिए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रख के 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़, और यहाँ पे भी कितने पैसे उधार लिए समझ लो, 100 करोड़ रुपए। कमर्शियल पेपर्स एंड ये सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को उधार रख के क्या कितने पैसे लिए हैं, गिरवी रख के कितने पैसे लिए हैं, 100 करोड़ रुपए। तो जब यूको बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखा तो इसको एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इन 100 करोड़ के अगेंस्ट में सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वहीं जब यूको बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स या फिर आपका ये कमर्शियल पेपर्स, इनको गिरवी रख के पैसे उधार लिए हैं, तो उस केस में जितने पैसे आपने उधार लिए हैं उतने में से आपको सीआरआर और एसएलआर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे सीआरआर इस टाइम कितना है, 3%। इन्होंने पैसे उधार कितने लिए, 100 करोड़, तो 100 करोड़ का 3% कितना हुआ, 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए आपका सीआरआर में चला जाएगा जो कि आरबीआई के पास मेंटेन होता है, ठीक है। और आपका एसएलआर कितना चल रहा है इस वक्त, 18%। तो 100 करोड़ का 18% कितना हुआ, 18 करोड़। 18 करोड़ इनको एसएलआर की फॉर्म में रिजर्व करके रखना पड़ेगा। टोटल मतलब इनका 21 करोड़ रुपया चला गया, ठीक है। तो इनके पास कितना बचा, ओनली 79 करोड़ रुपीस बचा जो कि ये यूज कर सकते हैं। तो ये अंतर है। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रख रहे हो तो आपको उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलेगा उस पैसे के लिए आपको कोई सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करना है। और वहीं अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा किसी और चीज को गिरवी रख के पैसा उधार ले रहे हो तो जो पैसा आपको मिलेगा उसके अगेंस्ट आपको सीआरआर और एसएलआर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जब आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जब आप अपनी चीज गिरवी रख रहे हो और वहां से पैसा मिल रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन कितने टाइम में सेटल हो जाएगी, T+0 या फिर T+1 डे में। T+0 मतलब आज ट्रांजेक्शन हुई और आज ही सेटल होगी, और T+1 मतलब आज आपने ट्रांजेक्शन की और सेटलमेंट कल हुई। और ये डीवीपी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। डिलीवरी मतलब जैसे पार्टी ए है, पार्टी ए ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटीज जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ लो, इसको कोलेटरल की फॉर्म में बी को दिया, और बी ने क्या किया, ए को क्या की, पेमेंट की। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बी के पास पहुंच जाएंगी उसे हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी। और पेमेंट मतलब जब बी जो है वो ए को पैसा दे देगा। तो यहाँ पे डीवीपी का मतलब क्या है, जिस टाइम सिक्योरिटीज की डिलीवरी होएगी बी को, उसी टाइम बी का पैसा मिल जाएगा ए को। दोनों सेम टाइम पे होगा। ऐसा नहीं कि आज आप डिलीवरी कर दो पेमेंट कल होएगी, या आज आप पेमेंट कर दो डिलीवरी कल कर देंगे, नहीं, दोनों सेम टाइम पे होगा। और ये कितने टाइम में सेटल हो जाएगा, T+0 यानी कि सेम डे में, या फिर T+1 यानी कि नेक्स्ट डे में। या तो जैसे आज ट्रांजेक्शन की तो आज ही सेटल हो जाएगी, या फिर कल सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रीपरचेज ट्रांजेक्शन पे मास्टर डायरेक्शंस। और इसमें मेन बात क्या है कि अब आप रेपो में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा रिलेटेड टू आरबीआई ट्रेड रिलीफ मेजर्स डायरेक्शन 2025। और ये किसके लिए है, वो ट्रेडर्स जो कि एक्सपोर्ट में डील करते हैं। तो बेसिकली आरबीआई ने क्या किया है, जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ी सी राहत पहुंचाने के लिए कुछ रिलीफ मेजर्स डायरेक्शंस लॉन्च की हैं, जिसके तहत जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी। किस चीज की राहत, जो उन्होंने लोन ले रखे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए उसमें कुछ राहत मिलेगी। अब उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है और ये जो आपके रिलीफ प्रोवाइड किए गए हैं किस तरीके से प्रोवाइड किए हैं वो इस सर्कुलर में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कौन से एक्सपोर्टर्स इस रिलीफ मेजर्स के लिए आपके एलिजिबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी पे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो हमारा ट्रेडर है वो क्या होना चाहिए, एक एक्सपोर्टर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। आरबीआई ने एक लिस्ट दी है, ठीक है। लिस्ट में आपके करीबन 40-50 आपके ऑक्यूपेशन है, मतलब 40-50 चीजों की अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उन 40-50 चीजें जो दे रखी हैं लिस्ट में उनमें से किसी एक चीज का आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो तभी आप एलिजिबल होगे।
ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप इस रिलीफ मेजर के लिए एलिजिबल हो, नहीं। आरबीआई ने एक लिस्ट मेंशन की है, अगर आप जो चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो वो उस लिस्ट में आती है तो आप क्या होगे, एलिजिबल होंगे। अब वो लिस्ट करीबन 40-50 चीजों की थी, तो मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया, और इतना शायद ना ही पूछे एग्जामिनर, ठीक है, कि वो लिस्ट काफी बड़ी है, इतना याद करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप एक्सपोर्टर होने चाहिए। दूसरा, जो चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो आरबीआई की लिस्ट में मेंशन होनी चाहिए। तीसरा, आपके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग लोन होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग लोन होना चाहिए 31 अगस्त 2025 तक। 31 अगस्त 2025 तक आपके ऊपर कोई एक आउटस्टैंडिंग लोन होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग लोन मतलब, सपोज मैंने जैसे समझ लो 10 लाख का पर्सनल लोन लिया, ठीक है, 10 लाख में से मैंने 6 लाख ईएमआई की फॉर्म में भर दिया, अब मेरा बचा कितना, 4 लाख। तो ये जो 4 लाख अमाउंट होगा ये क्या होगा, मेरा एक आउटस्टैंडिंग लोन जो मेरा बचा हुआ है, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग लोन होना चाहिए 31 अगस्त 2025 तक। और 31 अगस्त 2025 तक जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो देखो फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपने डीप में पढ़ना है तो आप कोर्सेज सेक्शन में जाइएगा, हमारे चैनल के कोर्सेज सेक्शन में, वहां पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे एक एनपीए टॉपिक मिलेगा, वहां पे हमने डीप में डिस्कस किया है। यहाँ शॉर्टकट में मैं बताता हूँ क्या होता है स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड में भी आपके दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका रेगुलर, एक होता है आपका रेगुलर, और एक होता है आपका स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड में भी आगे आपके तीन पार्ट आ जाते हैं, एक होता है आपका एस एम ए जीरो, एक होता है आपका एस एम ए वन, और एक होता है आपका एस एम ए टू। एस एम ए होता है स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा आपके इसी टॉपिक में। आगे यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन वाला क्राइटेरिया 5% वाला, तब ये चीज फिर से काम आएगी। तो देखो स्टैंडर्ड लोन कौन से होते हैं, जैसे समझ लो मैंने एक लोन ले रखा है, पर्सनल लोन। ठीक है, पर्सनल लोन ले रखा है मैंने सपोज, या कार लोन ले लो या हाउस लोन ले लो, कुछ भी लोन ले लो, ठीक है। आप, मैंने एक लोन ले रखा है, ठीक है। अब इसकी ईएमआई डेट है समझ लो 5, हर महीने की 5 तारीख को मेरी ईएमआई जाती है। तो जब तक 5 तारीख को मेरी ईएमआई जा रही है, मेरा लोन जो है वो क्या रहेगा, रेगुलर फॉर्म में रहेगा। स्टैंडर्ड तो होगा, पर स्टैंडर्ड में भी कौन सा, रेगुलर। स्टैंडर्ड में भी कौन सा होगा, रेगुलर होगा। पर सपोज 5 तारीख को मेरी ईएमआई जानी थी और 5 तारीख को मेरी ईएमआई नहीं गई, फिर दिक्कत स्टार्ट होगी। तो जिस दिन मेरी ईएमआई मिस हो जाती है, उससे एक दिन से लेके 30 दिन तक मेरा अकाउंट, अगर मैंने एक दिन से लेके 30 दिन के अंदर अपना ईएमआई पे कर दिया, कोई बात नहीं, और ठीक है, तब मेरा अकाउंट किस में मेंशन होगा, एसएमए जीरो कैटेगरी में, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट जीरो। फिर अगर मैं अपनी ईएमआई 30 दिन तक भी नहीं दे देता हूं, ठीक है, तो 31st डे से लेके 60 डेज तक मेरा अकाउंट कौन सी कैटेगरी में हो जाएगा, एस एम ए वन। ठीक है, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट वन। और फिर मैं अगर 60 दिन तक भी अपनी ईएमआई नहीं देता हूं, तो 61 डे से लेके 90 डेज तक मेरा अकाउंट किस में हो जाएगा, एस एम ए टू, स्पेशल मेंशन अकाउंट टू कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन मेरी ईएमआई थी उससे मेरे पास आगे 90 दिन का टाइम होता है अपनी ईएमआई रीपे करने का। अगर मैं 90 दिन से पहले पहले अपनी ईएमआई पे कर दूं तो मेरा अकाउंट क्या कहलाया जाएगा, स्टैंडर्ड ही कहलाया जाएगा। और वहीं अगर मैंने 90 दिन का टाइट भी वो क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, 90 दिन तक अपनी ईएमआई पे नहीं की, तो 91st डे से मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, एनपीए। ठीक है, अगर मैं 1 से 30 दिन तक नहीं देता हूं तो मेरा अकाउंट किस कैटेगरी में चला जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, एसएमए जीरो। फिर 31 से 60 डेज तक अगर मैं अपनी ईएमआई नहीं देता हूं तो मेरा अकाउंट किस कैटेगरी में चला जाएगा, एसएमए वन। और वहीं 61 से 90 डेज तक अपना मैं अगर ईएमआई नहीं देता हूं तो मेरा अकाउंट किस में चला जाएगा, एसएमए टू में। पर देखो एसएमए जीरो में हो मेरा अकाउंट, या एसएमए वन में हो, या एसएमए टू में हो, ठीक है, तब भी ये कौन सी कैटेगरी के अंडर होगा, स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंडर होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कैटेगरी की दो पार्ट्स हैं, एक है रेगुलर, जिस दिन मैं ईएमआई है उसी दिन ईएमआई पे कर रहा हूं बैंक को, तो मेरा अकाउंट क्या होगा, स्टैंडर्ड के अंडर, रेगुलर कैटेगरी में। वहीं अगर मैं अपनी ईएमआई 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50, 60, 70, 80, 89 डेज के अंदर अंदर पे कर रहा हूं, तो मेरा अकाउंट तब भी क्या होगा, स्टैंडर्ड कैटेगरी में होगा। पर स्टैंडर्ड में कौन सी, स्ट्रेस्ड कैटेगरी के अंडर। और वहीं अगर मैंने अपनी ईएमआई 90 दिन तक पे नहीं की और 91 डे आ गया, तो मेरा अकाउंट किस में चला जाएगा, एनपीए कैटेगरी में।
ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर से बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले कि वो भाई एक्सपोर्टर होना चाहिए, और वो जो चीज एक्सपोर्ट कर रहा है वो आपकी चीज मेंशन होनी चाहिए आरबीआई की लिस्ट में। ठीक है। दूसरा, उस एक्सपोर्टर पे कोई आउटस्टैंडिंग लोन होना चाहिए 31 अगस्त 2025 तक। तीसरा, उसका जो लोन होगा, आउटस्टैंडिंग लोन होगा, वो कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए? स्टैंडर्ड कैटेगरी का। स्टैंडर्ड में रेगुलर कैटेगरी का होगा तब भी चलेगा, स्ट्रेस्ड कैटेगरी का होगा तब भी चलेगा, पर होना क्या चाहिए? स्टैंडर्ड कैटेगरी का। ठीक है। अब बात करते हैं कि राहत क्या दी है आरबीआई ने। ठीक है। अब बात करते हैं रिलीफ क्या दिया है। रिलीफ क्या दिया है? तो यहां पे देखो, दो टाइप के लोन की बात की है पहले। एक होता है आपका टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है? जिसमें आपने पैसा उधार लिया होगा आर बैंक से, और आपको हर महीने कोई ईएमआई पे करनी पड़ेगी, जिसमें आपका प्रिंसिपल भी इंक्लूड होगा और आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। सपोज मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अब क्या है, मेरे को क्या करना है कि एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे को एक, जो भी मेरा सामान है उसको बनाने के लिए मेरे को एक मशीन परचेज करनी है। और वो मशीन मैं किस लिए परचेज कर रहा हूँ? क्योंकि जो मैं सामान बना रहा हूँ वो फिर कहाँ जाएगा? बाहर विदेश में एक्सपोर्ट होएगा। तो मैंने क्या लिया? एक टर्म लोन लिया। टर्म लोन लिया, समझ लो 2 करोड़ रुपए का, ठीक है, या 1 करोड़ रुपए का समझ लो टर्म लोन लिया। टर्म लोन लिया मैंने 1 करोड़ रुपए का। अब ये मेरे को कुछ टाइम के लिए मिला होगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। और 5 साल में मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये 1 करोड़ रुपया जो मैंने उधार लिया ये भी वापस करना पड़ेगा बैंक को। साथ ही साथ जो इस पे इंटरेस्ट पड़ेगा वो भी वापस करना पड़ेगा बैंक को। तो सपोज मेरी ईएमआई बनी महीने की, समझ लो ईएमआई बनी मेरी 1 लाख रुपीज। सपोज 1 लाख रुपीज ईएमआई बनी, तो मेरे को हर महीने 1-1 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा? बैंक को वापस करना पड़ेगा। अब मैं एक्सपोर्ट में डील करता हूं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? एक आउटस्टैंडिंग लोन भी है, ठीक है, 31 अगस्त 2025 तक। और जो चीज मैं एक्सपोर्ट करता हूँ वो आरबीआई की लिस्ट में भी है, ठीक है। और मेरा लोन जो है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में है। मैं हर, जो भी मेरी ड्यू डेट होती है उसी दिन मैं ईएमआई पे कर देता हूँ। अब आरबीआई ने क्या बोला? अगर आपका बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन हुआ है ग्लोबल इंपैक्ट की वजह से, ठीक है, जैसे वॉर्स चल रही है काफी ज्यादा देशों में, उसकी वजह से कोई इंपैक्ट पड़ा है आपके बिजनेस पे, या फिर कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की वजह से आपके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट पड़ा है, और आप अगर हमारे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, तो आपको हम एक चीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट क्या दे रहे हैं? कि आपको सितंबर से लेके दिसंबर तक, सितंबर से लेके दिसंबर तक, मतलब 4 महीने, आप चाहो तो ये अपनी 1 लाख वाली जो ईएमआई है हर महीने जो आपको देनी होती है, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, 4 महीने आपको कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। फिर जनवरी से आप दोबारा से 1 लाख रुपए वाली ईएमआई देना स्टार्ट कर देना। और ये 4 महीने अगर आप जैसे अपनी ईएमआई नहीं दोगे, 4 महीने यानी कि 120 दिन। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? अगर आप 90 दिन तक अपनी ईएमआई नहीं देते हो तो आपका लोन क्या है? एनपीए कैटेगरी में चल जाता है। और यहाँ पे आरबीआई क्या बोल रहा है? आप 4 महीने तक अपनी ईएमआई ना दो, मतलब 120 दिन तक अपनी आप ईएमआई मत दो। तो क्या इनका लोन एनपीए में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ये मोराटोरियम पीरियड दे रहा है। मोराटोरियम पीरियड मतलब इसमें आपको कोई भी चीज रीपे करने की जरूरत नहीं है। इस पे आपकी कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको रीपे करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आरबीआई ने क्या बोला है? अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो और आपके पास टर्म लोन है, तो आप क्या कर सकते हो? आप सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप अपनी ईएमआई मत पे कीजिए, कोई बात नहीं। आपका ना सिविल खराब होएगा, ना आपका लोन को हम एनपीए कैटेगरी में डालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपको ये हम 4 महीने का मतलब मुफ्त टाइम दे रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस में कोई लॉस है आप उससे रिकवर कीजिए इन 4 महीनों में, कोई बात नहीं। और जनवरी से आप अपनी 1 लाख वाली ईएमआई वापस पे करना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या आता है कि चलो ठीक है, अब ये ट्रेडर ने मान लिया कि ठीक है चलो मेरे को 4 महीने का टाइम मिल गया, मैं 1 लाख रुपया नहीं दूंगा, जनवरी से 1 लाख रुपया देना स्टार्ट कर दूंगा। अब ये जो सितंबर से दिसंबर हर महीने इसको 1 लाख रुपया देना पड़ता था, 4 महीने का कितना? 4 लाख रुपया हो गया। अब ये 4 लाख जो ईएमआई इसका नहीं दी इसने, इसका क्या करेगा ये? तो आरबीआई कहता है ये जो 4 महीने आप ईएमआई नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, आपका हम ये जो 4 लाख रुपया है इसको एक और लोन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ वो क्या चीज है। पहले ये टर्म लोन का समझ आ गया, जिसमें आपने क्या किया होता है? पैसा उधार लिया होता है, और पैसा जो प्रिंसिपल होता है प्लस इंटरेस्ट वो आपको कुछ टाइम के बाद वापस करना पड़ता है। वहीं क्या होता है, जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये सीसी लेते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं। ठीक है, सीसी जिसको बोलते हैं हम, कैश क्रेडिट। बेसिकली क्या होता है, ये आप अपने स्टॉक्स पे ले सकते हो कि आपने सामान खरीद रखा है, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीद रखा है काफी सारा। फिर आप बोलोगे कि देखो हमारे पास ये सामान है, इसको हम बेचेंगे, फिर हमारे को पैसे मिलेंगे। तो जब तक हमारा ये सामान बिकता नहीं है और हमें पैसों की जरूरत है, तो आप क्या कीजिए, इस स्टॉक के ऊपर हमें लोन प्रोवाइड कर दीजिए।
तो बैंक क्या करता है, जो आपका स्टॉक होता है उसकी वैल्यू निकालता है, और समझ लो उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो आपको उस 10 लाख के स्टॉक के ऊपर करीबन 3-4 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड कर देता है बैंक। उसमें क्या होता है कि आपका जैसे जैसे सामान बिकता जाएगा, आप पैसे पे करते जाओगे, फिर उस पैसे को वापस निकाल सकते हो। तो ये जो सीसी होती हैं, इसको आपको रीपे करने की जरूरत नहीं होती। मतलब समझ लो आपने सपोज 50 लाख का सीसी ले रखा है, तो आप 50 लाख रुपए पूरे निकाल लो, ठीक है, और फिर क्या है, इंटरेस्ट पे करते रहो बस। ये होता है सीसी। सीसी में ऐसा नहीं होता, सीसी में आपको पूरी पेमेंट कब करनी पड़ती है, जब आप सीसी बंद करवाओगे, चाहे 10 साल बाद करवाओ, 15 साल बाद करवाओ, 18 साल, 20 साल बाद करवाओ, तब आपको पूरे पैसे पे करने पड़ते हैं। बाकी सीसी का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लोन होता है कि भाई मैंने सामान खरीदा, बनाया, बेचा, फिर जो पैसे आए थोड़े सीसी में डाल दिए, फिर सीसी से निकाल के सामान खरीदा, बनाया, बेचा, फिर पैसे सीसी में डाल दिए। तो मतलब आप इसको बार बार डिपॉजिट भी कर सकते हो और बार बार रीयूज भी कर सकते हो। सीसी वो होता है। तो सपोज यहाँ पे 50 लाख की सीसी ले रखी थी आदमी ने, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसका सीसी जो होती है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 11-12% का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12% लेके चलता हूँ। तो 12% इंटरेस्ट के हिसाब से इस बंदे ने 50 लाख की सीसी पूरी यूटिलाइज कर ली है। अब देखो सीसी में एक चीज और बेनिफिट होता है। सपोज यहाँ पे जैसे इसने 50, सपोज एक बंदा है जिसने 10 लाख की सीसी ली है, सपोज एक आदमी है उसने 10 लाख की सीसी ली है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे 10 लाख की सीसी लिया, अब अगर आप 10 लाख में से सिर्फ 6 लाख यूज करोगे, तो 6 लाख पे आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। 10 लाख में से अगर आपने 2 लाख यूज किया, तो सिर्फ 2 लाख पे इंटरेस्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10 लाख की सीसी है तो आपको 10 लाख का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं। जितना पैसा आप इसमें से निकाल के यूज करोगे, उतने पे ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जब आप पैसा वापस डाल दोगे इसमें, तो आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर आप पैसा निकालो, फिर उस पर इंटरेस्ट दो जितना पैसा आपने निकाला है। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे सीसी है 50 लाख की, और इस बंदे ने पूरा 50 लाख यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है। और सीसी पे जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट 11-12% का होता है, तो मैं 12% लेके चल रहा हूँ। तो इसका साल का इंटरेस्ट हो गया लगभग कितना, 6 लाख रुपए। 6 लाख, तो महीने का कितना हो गया, 50,000 का। तो इसको महीने का 50,000 रुपए इंटरेस्ट रीपे करना पड़ता है बैंक को। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है इसको भी, कि आप सितंबर से दिसंबर ये 50,000 रुपए जो महीना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को, इसको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जनवरी से स्टार्ट कर देना, तब तक आप अपना बिजनेस स्ट्रांग कीजिए। तब तक आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस को और स्ट्रांग कीजिए। और सितंबर से दिसंबर जो आपकी ये इंटरेस्ट जो रीपे करना था बैंक को, इसको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 महीने में इसका कितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए इसका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, जो इसको बैंक को देना था, पर इसने दिया नहीं क्योंकि आरबीआई ने मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, जनवरी से इनका रेगुलर वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जनवरी से इस बंदे को रेगुलर 1 लाख रुपया महीना ईएमआई देनी है, और जनवरी से इस बंदे को रेगुलर हर महीने 50,000 इंटरेस्ट देना है। पर जो पीछे रह गया, सितंबर से दिसंबर में इसका 4 लाख रुपया रह गया देने को, और इसका 2 लाख रुपया रह गया देने को, अब ये कैसे रीपे करेंगे। तो आरबीआई ने कहा है देखो, आप पे हम एकदम प्रेशर नहीं डालेंगे कि जनवरी में एकदम से 4 लाख रुपया लाओ और इसको बोलेंगे कि एकदम से 2 लाख रुपया लाओ। ऐसा नहीं करेंगे हम आपको एक और चीज देंगे, एक और एडवांटेज देंगे। वो क्या है, कि आपको हम FITL दे देंगे। FITL क्या होता है आपका, ये आपका लोन देते हैं, ठीक है। आपको एक लोन प्रोवाइड किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, ठीक है, बैंक्स के द्वारा। फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। जैसे इस बंदे को 4 लाख रुपए देने थे सितंबर से दिसंबर में, अब जनवरी में इसको 1 लाख रुपए की ईएमआई भी देनी है, और एकदम से 4 लाख देना पड़ जाए, तो 5 लाख रुपए एकदम से कैसे निकालेगा एक महीने में। तो आरबीआई ने क्या कहा, कि जो आपका पेंडिंग बच गया है सितंबर से दिसंबर में, उसको हम FITL में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब 4 लाख का आपका एक और लोन कन्वर्ट कर देंगे, और इस बंदे का सीसी वाले का 2 लाख का एक और लोन कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, एक और लोन बना देंगे। और इसकी फिर ईएमआई बना देंगे आपकी छोटी सी, और आप इसको रीपे करते रहना जो आप रेगुलर अमाउंट दे रहे हो। जैसे ये बंदा 1 लाख रुपया ईएमआई दे रहा है, इसके साथ 20,000 की ईएमआई और दे सकता है, ठीक है। 1,20,000 ईएमआई दे देगा, क्योंकि इसको बीच में 4 साल का 4 महीने का गैप भी तो मिला, 4 महीने का रिलीफ मिला, राहत मिली। तो ये क्या है, बेसिकली आपको 4 महीने का मोरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड कर रहा है कौन, आरबीआई, ठीक है। तो ये था आपका लोन के ऊपर। अब दूसरा, इन्होंने लोन एक्सटेंशन भी प्रोवाइड की है। अब लोन एक्सटेंशन में क्या चीज है, तो वो देखिए। लोन एक्सटेंशन में क्या बोला है, लोन एक्सटेंशन दो चीजों के लिए दी गई है। एक है आपका एक्सटेंशन क्रेडिट पीरियड, एक्सटेंशन क्रेडिट पीरियड। अब जो बंदा क्या है, एक्सपोर्ट के लिए लोन लेता है, ठीक है। पता क्या होता है, जैसे समझ लो मेरे को ऑर्डर आया,
अब मैं बैंक के पास जाऊंगा कि मेरे पास इतने अमाउंट का ऑर्डर है, तो इसको फुलफिल करने के लिए मेरे को कुछ पैसे चाहिए, जिसमें मैं ये ऑर्डर को पूरा कंप्लीट भी करूंगा, फिर शिपमेंट के पे जो पैसे लगेंगे वो भी करूंगा, क्योंकि मेरे को जहाज के थ्रू एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे पानी का जहाज ले लो या एयरवेज ले लो, कार्गो ले लो, जो भी ले लो, उसके उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, पैकेजिंग की भी पेमेंट होएगी। फिर जो आप क्या कहते हैं बंदरगाह पे जहाज जाएगा, कस्टम्स, इन सब के भी पैसे लगेंगे। तो उस सब के लिए आपको क्या है, क्या दिया जाता है, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, ठीक है। एक आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है शिपमेंट के लिए, और इसका रीपेमेंट पीरियड कितना होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम जनरली 180 डेज का होता है। कि आज आपको मैंने लोन दिया, अब आप 180 दिन में क्या करोगे, पूरा ऑर्डर भी बनाओगे, उसकी पैकेजिंग भी करोगे, उसको एक्सपोर्ट भी करोगे, और सामने वाली पार्टी से पेमेंट भी लोगे। फिर उस पेमेंट का जो पैसा आएगा उससे आप ये लोन बंद कर दोगे। तो 180 दिन का टाइम दिया जाता है। तो इसको भी एक्सटेंड कर दिया है। अब आपको 180 दिन ना मिलके कितना टाइम दिया गया है, 450 डेज। आपको और ज्यादा टाइम दे दिया है, ताकि आप आराम से अपना ऑर्डर कंप्लीट कीजिए और सामने वाली पार्टी को शिप कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए और उससे पैसे लीजिए। 180 दिन में क्या था, अगर बाय चांस सामने वाली पार्टी 180 दिन के अंदर पैसे ना दे पाए, तो आपका पूरा ये लोन क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। तो इसमें आपको एक्सटेंशन दे दी है कितने की, 450 दिन की, और ये कब तक वैलिड रहेगी, 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और दी है, एक पैकिंग क्रेडिट लोन होता है, पैकिंग क्रेडिट लोन। और ये किस लिए दिया जाता है, आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी पैकेजिंग के लिए दिया जाता है, पैकिंग क्रेडिट लोन। अब यहां पे क्या होता है, इस लोन को आप रीपे कैसे करते हो, जैसे समझ लो मेरा एक ऑर्डर है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर है। अब मैं क्या करूंगा, बैंक से पैकेजिंग के लिए लोन ले लूंगा, ठीक है। अब मेरे को ये लोन रीपे कैसे करना पड़ेगा, जब ये मेरा 10 लाख का ऑर्डर एक्सपोर्ट हो जाएगा, और वहां से जो पेमेंट आएगी, उस पेमेंट से मैं इस पैकिंग क्रेडिट लोन को क्या करूंगा, बंद करूंगा। पर बाय चांस अगर मेरे को बाहर से पेमेंट नहीं आ रही है, तो आरबीआई ने क्या बोला है कि कोई बात नहीं है, आप पैकिंग क्रेडिट लोन को किसी और सोर्स के थ्रू भी बंद कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जो एक्सपोर्ट करूंगा मैं, उससे जो पेमेंट आएगी सिर्फ उसी से ये पैकिंग क्रेडिट लोन बंद कर सकता था। पर अब क्या बोला आरबीआई ने, कि आप ये पैकिंग क्रेडिट लोन जो है किसी और सोर्सेज के थ्रू भी बंद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जब आपने सामान एक्सपोर्ट किया उसकी पेमेंट आएगी उसी से बंद करना है, आप किसी और तरीके से भी बंद कर सकते हो, या आप किसी एफडी से पैसा लेके या किसी और जगह से पैसा मिल जाए आपको, उससे भी ये पैकिंग क्रेडिट लोन बंद कर सकते हो। ये आपको क्या दिया है, राहत दी है आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स को। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो क्या है, प्रोविजन की। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, कि लोन जो होता है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में दो तरीके का होता है। स्टैंडर्ड लोन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका रेगुलर, और एक होता है आपका स्ट्रेस्ड, एक होता है आपका स्ट्रेस्ड। तो यहां पे आरबीआई क्या बोल रहा है, अगर आप एक ऐसे एक्सपोर्टर को रिलीफ मेजर्स दे रहे हो जिसका लोन जो है वो रेगुलर कैटेगरी में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उसका लोन स्टैंडर्ड के अंदर स्ट्रेस्ड कैटेगरी में था, ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, स्ट्रेस्ड, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, SMA 0, SMA 1, SMA 2, ठीक है। अगर आपने ये जो राहत के मेजर्स हैं, रिलीफ मेजर्स हैं, ये ऐसे एक्सपोर्टर को दिए जिसका लोन स्टैंडर्ड तो था, पर स्टैंडर्ड में कौन सी कैटेगरी में था, स्ट्रेस्ड कैटेगरी में, तो उस सिनेरियो में आपको एक प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा 5% का। जितना भी उस बंदे का लोन होगा उसका आपको 5% प्रोविजन के रूप में बना के रखना पड़ेगा एटलीस्ट। और ये 5% जो है वो क्या है, एटलीस्ट। इससे ज्यादा भी आप बना सकते हो, पर कम से कम 5% का आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। किसके लिए, वो एक्सपोर्टर्स के लिए जिनको आपने रिलीफ पैकेज दिया है, और उन एक्सपोर्टर्स का लोन जो था वो स्टैंडर्ड के अंदर स्ट्रेस्ड कैटेगरी में था। उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा 5% का एटलीस्ट। प्रोविजन क्या होता है, आप एक कुछ अमाउंट पहले से सेफ कस्टडी में रखते हो, कि कल को अगर लोन खराब हो जाएगा तो वो जो लोन की वजह से लॉस हुआ है उसकी हम भरपाई इस प्रोविजन की थ्रू कर देंगे, जिससे हमारा क्या है, ग्रॉस एनपीए जो है वो तो कम नहीं होगा, पर नेट एनपीए जो है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आरबीआई ने और क्या बोला है, अगर आप कोई भी किसी भी एक्सपोर्टर को रिलीफ मेजर दे रहे हो, तो उसकी रिपोर्ट आपको हर 15 दिन में कहाँ देनी पड़ेगी, आरबीआई के दक्ष पोर्टल पे। आरबीआई के दक्ष पोर्टल पे फोर्टनाइट बेसिस, मतलब हर 14 दिन के बाद आपको आरबीआई के दक्ष पोर्टल पे ये जो भी कोई भी आपने राहत रिलीफ मेजर दिए किसी एक्सपोर्टर को, उसकी इंफॉर्मेशन आरबीआई के दक्ष पोर्टल पे आपको पब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर जो है हमारा, वो है हमारा एक प्रपोज सर्कुलर, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट सर्कुलर। और ये सर्कुलर है, ये हमारा बेस्ड है एक्विजिशन के ऊपर, एक्विजिशन की फाइनेंसिंग के ऊपर, साथ ही साथ बैंक्स जो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, तो उनके एक्सपोजर लिमिट के ऊपर। तो यहाँ पे आरबीआई क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्विजिशन की क्या होती है। जब कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर करना, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। मतलब सपोज यहां पे एक कंपनी है हमारी, कंपनी ए, अब ये चाहती है कि ये कंपनी बी को खरीद ले पूरा, ठीक है, कंपनी बी को पूरा खरीद ले। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंपनी ए जो है वो कंपनी बी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। और जब ये खरीद लेगी तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्विजिशन। तो यहां पे देखिए, जब कंपनी ए जो है वो कंपनी बी को खरीदने जाएगी, तो कंपनी ए को काफी पैसा चाहिए होगा। सपोज कंपनी ए को 100 करोड़ रुपए चाहिए कंपनी बी को खरीदने के लिए, सपोज, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कंपनी ए जो है काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक है, काफी अच्छी हिस्ट्री है। तो यहाँ पे कंपनी ए जो है, ये 100 करोड़ जो रुपए इसको चाहिए कंपनी बी को खरीदने के लिए, ये 100 करोड़ का अरेंजमेंट कैसे कर सकती है, लोन के रूप में भी कर सकती है, बैंक से लोन भी ले सकती है। तो यहाँ पे आरबीआई ने साफ साफ बोला है, अगर कोई कंपनी किसी को एक्वायर करने के लिए, एक्विजिशन के लिए आपसे लोन मांगने आती है, तो जितना भी अमाउंट चाहिए होगा एक्विजिशन के लिए, उसका 70% ही आप मैक्सिमम लोन के रूप में दे पाओगे। मतलब कंपनी ए को यहां पे कंपनी बी को खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, 100 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे कंपनी ए गई बैंक के पास कि मैंने कंपनी बी खरीदनी है और मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या बैंक 100 करोड़ का लोन देगा, नहीं, मैक्सिमम कितना दे पाएगा, जितना अमाउंट चाहिए उसका 70%, यानी कि 70 करोड़ रुपए बैंक मैक्सिमम दे पाएगा। बाकी 30 करोड़ रुपए कंपनी ए को अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, जो भी एक्विजिशन का कॉस्ट आएगी उसमें से मैक्सिमम आप 70% बैंक जो है वो 70% लोन के रूप में दे सकता है कंपनी को, बाकी 30% कंपनी को अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया पहला क्राइटेरिया, ठीक है, ये होगी पहली लिमिटेशन, कि अगर कोई एक कंपनी आ रही है आपके पास पैसा उधार मांगने एक्विजिशन के लिए, तो जितनी भी एक्विजिशन कॉस्ट है उसका 70% आप मैक्सिमम लोन के रूप में दे सकते हो कंपनी को। ये हो गया पहला लिमिट, ठीक है। दूसरी लिमिट क्या बोल रहा है, दूसरी लिमिट देखिए यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे कंपनी ए परचेज कर रही है एक कंपनी को, सपोज वैसे ही कंपनी कोई सी होगी, कोई ई होगी, कोई एक्स होगी, कोई वाई होगी, जेड होगी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां किसी ना किसी कंपनी को परचेज कर रही होंगी। तो यहाँ पे इन सभी को लोन अगर बैंक बांटने लग पड़ा, तो कहीं बैंक एक्सेसिव लैंडिंग ना कर दे इस पर्टिकुलर फील्ड में, एक्विजिशन की फील्ड में एक्सेसिव लैंडिंग ना कर दे बैंक। तो यहाँ पे आरबीआई ने एक और क्राइटेरिया लगा दिया बैंक पे, क्या बोला है बैंक को, कि आपकी जो बैंक समझ लो जैसे कि ये है हमारा अपना पीएनबी बैंक, तो यहाँ पे पीएनबी बैंक को मतलब सभी बैंक्स को क्या बोल दिया है, कि जैसे समझ लो जो भी आपकी टीयर 1 कैपिटल है, टीयर 1 कैपिटल है, उसका आप मैक्सिमम 10% अमाउंट ही एक्विजिशन के रूप में लोन में बांट सकते हो। ठीक है, मतलब समझ लो जैसे पीएनबी की टीयर 1 कैपिटल है, समझ लो 5,000 करोड़, समझ लो 5,000 करोड़, तो 5,000 करोड़ का 10% कितना हुआ, 500 करोड़। तो पीएनबी जो है वो 500 करोड़ रुपए कंपनीज में बांट सकता है एज अ एक्विजिशन लोन। समझ लो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी चाह रही हैं कि हम और कंपनियां खरीद लें, तो बहुत सारी कंपनी उसको क्या चाहिए होगा, बहुत सारा पैसा लोन के रूप में चाहिए होगा। तो पीएनबी मैक्सिमम कितना पैसा लोन के रूप में दे सकता है एक्विजिशन के लिए, 500 करोड़। जो भी इनकी टीयर 1 कैपिटल होगी उसका मैक्सिमम 10% ये एक्विजिशन के रूप में लोन के रूप में पैसा बांट सकते हैं। ये दूसरी लिमिट होगी। पहली लिमिट क्या, अगर एक सिंगल कंपनी आ रही है आपके पास लोन मांगने फॉर एक्विजिशन, तो जितना उसका खर्चा आएगा एक्विजिशन का, उसका 70% आप लोन के रूप में दे सकते हो। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या बोला आरबीआई ने, कि आप ज्यादा पैसा एक्विजिशन के फील्ड में ना बांट दो, एक पर्टिकुलर फील्ड में लोन ना करते रहो, एक्विजिशन के में लोन ना करते रहो। उससे बचाने के लिए, एक्सेसिव लेंडिंग से बचाने के लिए बैंक, आरबीआई ने बैंक के ऊपर क्या क्राइटेरिया लगाया, कि बैंक की जो टीयर 1 कैपिटल होगी उसका जो 10% होगा, उससे ज्यादा अमाउंट आप एक्विजिशन की फील्ड में लोन के रूप में नहीं बांट सकते। ठीक है, ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया। अब आप कौन सी कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर सकते हो एक्विजिशन के लिए, तो पहली बात, वो कंपनी क्या होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, पिछले 3 साल से वो प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, और उनका जो डेट इक्विटी रेशो है वो 3:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये डेट टू इक्विटी रेशो मतलब, सपोज यहाँ पे कंपनी है, ठीक है,
कंपनी ने अगर अपना 1 रुपया लगाया, ठीक है, तो बदले में वो उधार कितने ले सकती है? 3 रुपए। मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? कंपनी का अपना अपना फंड, कंपनी की अपनी नेटवर्थ, ठीक है, जो अपना खुद का फंड है, अपनी ओन कैपिटल, कंपनी की ओन कैपिटल, और ऊपर आ जाएगा कंपनी का लोन। अगर कंपनी की ओन कैपिटल 100 करोड़ है तो उसका लोन 300 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी की कैपिटल 500 करोड़ है तो कंपनी का लोन जो है वो 1500 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये होता है डेट टू इक्विटी, मतलब हर 1 रुपए पे कंपनी 3 रुपए से ज्यादा उधार ना ले। ठीक है, तो वैसी कंपनीज को आप क्या कर सकते हो? एक्विजिशन के लिए लोन प्रोवाइड कर सकते हो। पर इसमें आप एनबीएफसीज को लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते एक्विजिशन के लिए, एंड एआईएफआईज को आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते किसके लिए? एक्विजिशन के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक्विजिशन की बात, यहां तक होगी एक्विजिशन की बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैपिटल मार्केट एक्सपोजर्स की। अब जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए, ये क्या करते हैं? इनके पास जो एक्सेस मनी होता है इसको ये डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि पहला डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट के आपके दो तरीके हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आपके दो तरीके हैं। पहला, बैंक जो है वो खुद किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले। दूसरा, या बैंक्स जो हैं एक्विजिशन के लिए पैसा लोन के रूप में दे दे। तो दोनों में क्या हो रहा है? बैंक डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। और फिर इनडायरेक्ट तरीका कैसे होता है? बैंक्स जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स परचेज सेल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे क्या है? बैंक्स जो हैं वो अपनी औकात से ज्यादा, मतलब एक्सेसिव, कहीं कुछ ज्यादा ही अमाउंट कैपिटल मार्केट में एक्सपोज ना कर दें, ताकि कल को अगर कैपिटल मार्केट में अगर डाउनफॉल आया तो सारे बैंक्स के ऊपर भी डाउनफॉल आएगा, वो भी रिसेशन में चले जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए कि कहीं बैंक्स जो हैं, एनबीएफसी जो हैं वो, क्योंकि देखो बैंक्स में क्या है? लोगों का पैसा है। ठीक है, बैंक के पास क्या है? लोगों का पैसा है, और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि प्रॉफिट और आ जाए उनको। तो कहीं वो लोगों का ज्यादा पैसा मार्केट में ना लगा दें और कल को मार्केट डाउनफॉल कर गया तो लोगों का पैसा भी क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। तो उससे बचाने के लिए आरबीआई ने क्या बोला है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो कैपिटल मार्केट में, या आप खुद शेयर परचेज कर रहे हो, या किसी कंपनी को एक्विजिशन के रूप में लोन दे रहे हो, तो उस सिनेरियो में आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? जो आपकी टीयर 1 कैपिटल है उसका 20%, टीयर 1 कैपिटल का 20%। और अगर हम बात करें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला के कंसिडर करें, तो आप टीयर 1 कैपिटल का 40% मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो किसी में कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में। मतलब अगर हम डायरेक्ट बात करें तो डायरेक्ट कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? अपनी टीयर 1 कैपिटल का 20%। इनडायरेक्ट कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? अपनी टीयर 1 कैपिटल का 20%। टोटल अगर मिला दें तो कितना हो गया? टीयर 1 कैपिटल का 40% आप इन्वेस्ट कर सकते हो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर्स में। ठीक है, ये बात हो गई। अब लास्ट क्या बोला है कि आपको एक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कंपनीज को लोन दे रहे हो एक्विजिशन के लिए, उस सिनेरियो में आपको एक पहले से क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन बना के रखनी पड़ेगी कि हमने समझ लो 300 करोड़ रुपए एक्विजिशन के लिए लोन में दिए हैं, तो यहाँ से हमारे कम से कम 20 करोड़ 30 करोड़ का लोन जो है वो कभी वापस नहीं आएगा, वो लोन खराब हो सकता है। या हमने 700 करोड़ 800 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट में लगाए हैं, तो वहां से हमारे को 20-30 करोड़ रुपए का लॉस हो सकता है। तो ये आपको पहले से ही एक क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ये किस पे एप्लीकेबल है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। ये आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स एंड आरआरबी पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? ड्राफ्ट सर्कुलर, प्रपोज सर्कुलर बाय आरबीआई ऑन फाइनेंसिंग एक्विजिशन एंड लिमिट्स ऑन कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। जो कैपिटल मार्केट है वो कौन रेगुलेट करता है? सेबी। एंड मनी मार्केट कौन रेगुलेट करता है? हमारा आरबीआई। ठीक है, कैपिटल मार्केट की जो मेच्योरिटी होती है वो क्या होती है? वो आपकी लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। और मनी मार्केट में क्या होता है? आपका जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मेच्योरिटी कितनी होती है? मैक्सिमम 1 ईयर की। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसमें समझाने वाला इतना कुछ है नहीं, तो ये जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा सिंगल सिंगल वन लाइन में। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी यूपीआई के रिलेटेड। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या है? हमारा एक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे क्या किया है? आरबीआई ने लिंक किया है इंडिया के यूपीआई को यूरोप के टिप्स के साथ। तो यहाँ पे टिप्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। टिप्स की फुल फॉर्म क्या है? टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट।
अब यहाँ पे टारगेट की फुल फॉर्म क्या है? टिप्स का टी जो है वो है टारगेट, और टारगेट की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर। अब देखिए, जैसे इंडिया में यूपीआई यूज करते हैं हम, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने के लिए या किसी मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं? यूपीआई। वैसे ही यूरोप में क्या ये चीज यूज होती है? टिप्स यूज होती है, ठीक है। टिप्स का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया के यूपीआई को यूरोप के टिप्स के साथ क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं, ताकि कल को समझ लो आप यूरोप जाओ घूमने, तो आपके क्या होगा, आपके जो यूपीआई है उसमें कैसे होंगे पैसे? आपके अकाउंट में कैसे होंगे? रुपीस की फॉर्म में पैसे होंगे, पर आप पेमेंट करोगे रुपीस में और सामने वाले को रिसीव होंगे यूरो में। आप करोगे रुपीस में पेमेंट, सामने वाले को यूरो में रिसीव होंगे। वैसे ही सामने वाला टिप्स का यूज करके यूरो में पेमेंट करेगा और सामने वाले व्यक्ति को रुपीस में पेमेंट रिसीव हो जाएगी। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? अपनी डिपेंडेंस जो है वो स्विफ्ट से हटा रहे हैं। पहले क्या होता था, सपोज एक इंडिया का व्यक्ति है, ठीक है, उसका बच्चा यूरोप में गया पढ़ने, अब उसको अपने बच्चे को पैसे भेजने हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंडियन रुपीस को पहले यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें चार्जेस लगेंगे। साथ ही साथ स्विफ्ट का यूज करना पड़ेगा, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन का यूज करना पड़ेगा, फिर पैसे पहुंचेंगे उसके बच्चे के पास यूरो में, और इसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये यूपीआई एंड टिप्स आपस में लिंक होकर काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर होंगे, ठीक है, 2-3 दिन का टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, स्विफ्ट पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, जिससे बेनिफिट क्या होगा? जैसे आज क्या होता है, स्विफ्ट जो है वो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? यूएन, ठीक है, यूएन कर रहा है, मेनली यूएसए वगैरह कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी वॉर होती है, कुछ भी मतलब कोई भी चीज आप आउट ऑफ द वे जाके करने लगते हो, तो यूएस क्या करता है? सैंक्शन कर देता है, उसको क्या कर देता है? स्विफ्ट से बैन कर देता है। तो उसकी काफी सारी पेमेंट्स जो है वो क्या हो जाती है? ये स्ट्रक हो जाती है। जैसे रशिया को क्या कर दिया? बैन कर दिया स्विफ्ट से, तो उनकी पेमेंट्स क्या हो जाती हैं? उनकी पेमेंट्स फंस जाती हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अपनी स्विफ्ट पर डिपेंडेंसी ही खत्म कर देंगे कि आप लगाते रहो सैंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम आपस में डील कर लेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? यूपीआई एंड टिप्स को क्या किया है? टाई किया है, ताकि इनकी स्विफ्ट की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, पैसा जो है वो रियल टाइम में एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाए, और करेंसी आप रुपये में पेमेंट करो, सामने वाले को यूरो में मिलेगी, सामने वाला यूरो में पेमेंट करेगा, आपको रुपीस में करेंसी मिल जाएगी, ठीक है। आपको एक्सचेंज कराने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहली न्यूज ये थी। दूसरी है हमारी, आरबीआई ने एक एसआरओ अपॉइंट किया है। कौन सी फील्ड में? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की फील्ड में। और ये एसआरओ कौन है? SRPA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी पीएसओ ऑपरेटर्स, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी पीएसओ एसोसिएशन। अब पीएसओ से फुल फॉर्म क्या है? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। देखो, एस से आ गया सेल्फ, आर से आ गया रेगुलेटरी, पी से आ गया पीएसओ, एंड ए से आ गया एसोसिएशन। और यहाँ पे पीएसओ की फुल फॉर्म क्या है? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। तो आरबीआई ने एसआरपीए को क्या बनाया है? एसआरओ बनाया है इन द फील्ड ऑफ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। एसआरओ क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब इसका बेसिक देखो, बेसिक रोल अगर सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? अपने नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स रखता है, ठीक है, अपने नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स रखता है, हर फील्ड का एक एक मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इतने सारे फील्ड्स में खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो उसने हर एक चीज में क्या कर रखा है? अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं। वैसे ही हमारा आरबीआई है, आरबीआई के अंडर भी काफी ज्यादा फील्ड्स हैं, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गए, फिर आपकी सीसीआईएल्स हो गए, ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होगी, सीआईसीज हो गई, फिर आपके नेशनल हाउसिंग बैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है, फिर आपके क्या कहते हैं, ये पेमेंट एग्रीगेटर्स हो गए, फिर आपके क्या कहते हैं, फिनटेक कंपनीज हो गई। इतनी सारी फील्ड्स हैं, इन सभी फील्ड्स को रेगुलेट करना आरबीआई के लिए काफी हेक्टिक हो रहा था। तो आरबीआई ने भी अपने नीचे हर फील्ड का एक एक मिनिस्टर बना दिया है, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया है? एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या करेंगी? जैसे समझ लो एक फिनटेक की फील्ड है, ठीक है, फिनटेक फील्ड है, फिनटेक कंपनीज की फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी फिनटेक कंपनीज होगी, उसमें से किसी एक को क्या बना देंगे? एसआरओ बना देंगे। अब ये क्या काम करेगा? आरबीआई के कोई नए रूल्स एंड ऑर्डर्स आएंगे रिगार्डिंग फिनटेक, तो ये एसआरओ अपने नीचे जितने भी मेंबर्स होंगे इन सबको कन्वे करेगा, और इन मेंबर्स का कोई डाउट होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, तो एसआरओ वो डाउट आरबीआई के साथ कन्वे करेगा। तो इससे क्या होगा? आरबीआई को जो मॉनिटर करना है इन सभी फील्ड्स को, वो थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है, इन सभी फील्ड्स को मॉनिटर करना, इन सभी फील्ड्स की रिव्यू करना काफी इजी पड़ जाता है, इसलिए एसआरओ अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आरबीआई ने लाइसेंस दिया। देखो इसमें क्या है, इसमें रटने वाली बात है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड के लिए लाइसेंस दिया, अप्रूवल दिया, किसको? पे ग्लोकल को।
अब इनवर्ड का मतलब बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है, आउटवर्ड का मतलब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर का मतलब इंडिया से बाहर, इंडिया की बाउंड्री जो है उसके आर पार दोनों तरफ पैसा आ रहा है जा रहा है। और इसका लाइसेंस किसको दिया गया है? प्ले पे ग्लोकल को। और इन्फीबीम एवेन्यूज को पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल का अप्रूवल दिया किसने? आरबीआई ने। ठीक है, अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया? नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी, आरबीआई ने 7 नए, ठीक है, 7 नई साइट्स को, एप्स को लिस्ट कर दिया किसमें? अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में। अब टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 95। मतलब आपने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है या सीखना है, कुछ भी करना है, तो इन 7 जो नई जो साइट्स हैं इनका यूज नहीं करना है। ठीक है, इनको बैन कर दिया किसने? आरबीआई ने। तो इसका यूज मत करना, ये अनऑथराइज्ड है आरबीआई की तरफ से। इसका यूज करोगे, कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आरबीआई कोई मदद नहीं करेगा। और टोटल ऐसे अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कितने हो गए हैं? टोटल हो गए हैं 95। ठीक है, तो ये था आपका आरबीआई सर्कुलर नवंबर मंथ का। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।